कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपस में इंटर रिलेटेड हो तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड हो कि किसी भी एक क्वांटिटी के लिए दूसरे की यूनिक वैल्यू आती हो, तो फिर इन क्वांटिटीज को एक दूसरे का फंक्शन कहा जाता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग देन इट्स पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। और कोई भी फंक्शन हो उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं, तो फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वह दो तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना, और दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना। ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना तो आप सीख गए हो, जानते हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक अलग ही मैथमेटिक्स यूज करते हैं जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले मैं बताऊंगा फंक्शंस के बारे में। फंक्शन के बारे में ध्यान देना। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? तो ध्यान देना कि सपोज टू क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती हैं, टू क्वांटिटीज y एंड x आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, सपोज टू क्वांटिटीज y एंड x आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way, such a way that for any value, any value of x, for any value of x, suppose two quantities y and x are interrelated to each other in such a way that for any value of x we get unique value of y, unique value of y, then y is said to be a function of x, function of x, and it is written as, it is written as y is equal to f of x। समझे? जैसे मान लो कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो उसका पोजीशन और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। किसी एक टाइम पे बॉडी की एक ही पोजीशन होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे बॉडी अर्थ पे भी हो और मून पे भी हो, है ना। एक टाइम पे बॉडी का एक ही पोजीशन होगा, तो हम यह कह सकते हैं कि पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। या मान लो कोई भी बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं कि भाई जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो किसी एक टाइम इंस्टेंट पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है, दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका जो मोमेंटम है यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो भी एक टाइम पे एक ही होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि मोमेंटम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में मिलेंगी, इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, और भी जगहों पे यह जो है ना कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है। फंक्शन के बारे में आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, जिसको ना पॉलिनोमियल्स कहा जाता था। तो इसमें जैसे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूं कि जैसे वाई इज इक्वल टू 2x+3, क्या एक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू 6x² प्लस 2x प्लस साइन एक्स, यह भी एक फंक्शन हो गया, है ना।
तो इस तरीके से जैसे x की अलग अलग वैल्यू लेते हो, x की कोई भी एक वैल्यू लोगे तो y की यूनिक वैल्यू आएगी, यानी एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन वैल्यूज आ जाए, ठीक है। अगर दो वैल्यूज आ जा रही हैं तो फिर वह फंक्शन नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वह दो तरीके से निकाला जाता है। रेट ऑफ चेंज निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो देखो, अगर हम ये कहें कि इफ x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x, देन y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, है कि नहीं भाई? डेल्टा एक्स बढ़ गया ये, तो देयर फोर चेंज इन वाई, जो चेंज इन वाई आएगा, चेंज इन वाई, यह आएगा वाई डैश माइनस वाई, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको हम कहेंगे क्या? डेल्टा वाई। हमने क्या मान लिया? डेल्टा वाई। तो जो x के अंदर चेंज है वह डेल्टा x का है, और y के अंदर जो चेंज है वह डेल्टा y का है। तो फिर हम यहाँ पे निकालें एवरेज रेट ऑफ चेंज। ध्यान देना, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, that is equal to डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और आपको आधे घंटे का टाइम लगा, तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर का है, टाइम आधे घंटे का है, तुरंत आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर निकालना हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो क्या करेंगे? यानी देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इंस्टेंट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत छोटी बात बोलेंगे कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ना, उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, या इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt। सॉरी, यहाँ पे ना टाइम नहीं लेना था हमको, y के टर्म में लेना था, मतलब स्पेशल बात नहीं लेना है, जनरल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, या dy अपॉन dx, या इसी बात को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझे? इसी को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बात हम सोचते हैं, है ना, जो हमारा इमेजिनेशन होता है, उस इमेजिनेशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करने के बाद अगर हम चाहें तो उसको कार्टेशियन प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में, हम क्या कर सकते हैं? उसको प्लॉट कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन वाली बात को जो अभी मैंने बताया, यह लिखना आसान है, लेकिन अभी आपको समझ आया नहीं होगा। समझना है तो इसको ग्राफिकल मेथड से समझा जाए तब समझ में आएगा, ठीक है।
तो मैं आगे बताने जा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, सपोज वी हैव अ फंक्शन, सपोज द ग्राफ of a function y is equal to f of x is shown in the figure। ठीक है, यह जो है ना फिगर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दो कि यह y एक्सिस है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये y एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स को ले लिया और x एक्सिस पर हमने x को ले लिया, और जो ग्राफ है इसका यह कुछ इस तरीके का है। कैसा भी हो सकता है, वो हमारे बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यह ग्राफ है, ठीक है जी। ग्राफ में यह एक पॉइंट हमने लिया ए और यह दूसरा पॉइंट ले लिया बी। आप इसको अपने फिजिक्स में रिलेट कर सकते हो कि जैसे मान लो इधर पोजीशन होता है, इधर टाइम होता है ना, इस तरह से ग्राफ बना सकते थे। ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए के, यह है x1 y1 मान लो, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि यहां से जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस है x1 का, और यह जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस है x2 का। ऐसे ही ये डिस्टेंस जो है ये है y1 का, और यह जो डिस्टेंस है ये है y2 का। ठीक है जी, क्लियर? तो हमें निकालना क्या है? पहले मैं निकालना चाह रहा हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखो इस ग्राफ के हिसाब से, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यहां के हिसाब से हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ में। ग्राफ में देखो तो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर खींच दूं ए पॉइंट से, इसका नाम मैं सी दे दूं, है ना, तो यह जो AC डिस्टेंस होगा यह और किसके बराबर होगा? यह x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। और जो BC डिस्टेंस होगा यह होगा डेल्टा वाई के बराबर, और ये होगा, यानी दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड y2 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस वाई। ओके, यानी BC जो है y2 माइनस y1 होगा, AC जो है x2 माइनस x1 होगा। अगर इन ए और बी को हम ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, तो यह एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। इस जगह पे यह राइट एंगल्ड है, तो इसका मतलब कि यह जो टर्म होगा यह BC अपॉन AC होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? यह BC अपॉन AC होगा। और अगर इस एंगल को, ध्यान देना, इस एंगल को मैं थीटा मान और इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। और इस लाइन को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और किसी भी कर्व पे ध्यान देना, कोई भी एक कर्व हो और उस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है उसको कहते हैं सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ सेकेंड
ए बी, यानी कि स्लोप का मतलब ढलान, यानी कितना, यानी एक्स एक्सिस से इसका ढलान कितना है। अब देखो इस बात को, अगर आपको ग्राफ दिया गया होता इस पोजीशन का, मान लो कि ये वाई एक्सिस की तरफ इसका पोजीशन होता, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम होता, और आपसे वो ग्राफ दे दिया जाता और कहा जाता कि ए बी के इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप कैसे निकालते? सीधे आप ए और बी को ज्वाइन करके स्ट्रेट खींच देते, और इसके साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ जो भी एंगल आता उसका टेन रेशियो ले लेते, तो एवरेज वेलोसिटी हमें, एवरेज वेलोसिटी मिल जाती। ठीक है, तो चलो एवरेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? इंस्टेंटेनियस में। तो चलो देखते हैं आगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज in y with respect to x, that is equal to limit of delta y upon delta x when delta x tends to 0। है समझ में? यही बात लिखा था ना पीछे। तो चलो अब इस डेल्टा एक्स को, जो कि AC के बराबर है, इसको हम जीरो करते हैं। जीरो कैसे करेंगे? यानी छोटा करते हैं। तो जब हम छोटा करेंगे तो चलो इस तरीके से करते हैं, मैं ए को यहाँ पे लेके आ गया, लिख दिया ए डैश, बी को नीचे की तरफ लेके आ गया यहाँ पे और लिख दिया बी डैश। ठीक है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर अगर खींच देते हैं ऐसे, ओके, तो ध्यान देना, यह जो लेंथ होगा ये ए डैश बी डैश, इसको आप लिखो सी डैश। एक छोटा सा ट्राइंगल यहां बन रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना? चलो ये ना मैं बड़ा कर दे रहा हूं। देखो यह जो ट्राइंगल, जैसे यह ट्राइंगल बन रहा था ए बी सी, वैसे ही ये ट्राइंगल बन रहा है ए डैश बी डैश सी डैश। इसमें यह एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जो बी डैश सी है इसको हम लिखेंगे डी वाई, और ए डैश सी को क्या लिखेंगे? लिखेंगे डी एक्स। तो यहां पर देखो, मैं अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं इंस्टेंटेनियस रेट दिखा सकूं। ठीक है, देखो इसी को तो कहा जाता है क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, तो इस ट्राइंगल के अंदर या डी वाई है या डी एक्स है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ध्यान देना, यह जो एंगल यहाँ बन रहा है ये भी एक थीटा की तरह ही बन रहा है, लेकिन चूंकि ये डीएक्स बहुत छोटा है, मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया, लेकिन डीएक्स है बहुत छोटा, डी वाई भी बहुत छोटा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस एंगल को मेजर करना, जब ये बहुत छोटे हो तो मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे पीछे हम खींच देंगे ऐसे। तो यह जो लाइन होगी यह क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी, और जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है यही एंगल थीटा यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कह सकते हो कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, या जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये है tan थीटा। ये भी tan थीटा है, लेकिन यहाँ का tan थीटा क्या हुआ? चूंकि ए डैश बी डैश वेरी क्लोज है, बहुत छोटा है, तो इस केस में यह सेकेंड ना होके बन जाएगा क्या? टेंजेंट, या बन जाएगा टेंजेंट। तो दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझे? जो डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वह होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएशन क्या है? कि एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन करने का तरीका है। अगर यह नहीं होता तो आदमी मून में नहीं जा सकता, अगर नहीं होता तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं उस चीज को हम नहीं बना पाते। समझ रहे हो ना? तो यह डिफरेंशिएशन इतना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग बात है
यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब भी बात डिफरेंशिएशन की आए तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके। तो जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो जो भी इंस्टेंट दिया गया हो उस इंस्टेंट पे आप ग्राफ पे जाओ, और ग्राफ पे जा करके उस इंस्टेंट पे टेंजेंट खींचो जो ग्राफ को टच करते हुए जाए, और उस टेंजेंट का जो स्लोप आता है यानी ढलान जो आता है उस एंगल का tan रेशियो ले लो, तो tan थीटा से आपको यह मिल जाएगा। ठीक है। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, मैं अभी तो आवाज आ रही थी, ये बताओ। यस सर। चलो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यही मीनिंग है, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं उसके ऊपर। जैसे मान लो, सपोज करो कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से कि पोजीशन वर्सेस टाइम, ये पोजीशन एक्स है वर्सेस टाइम टी का ग्राफ दिया गया है इस तरीके से। यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यानी कि टाइम एक्सिस से यह यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे समझो। है ना, ये हमको हमको हमें बताना है ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और एक पॉइंट एक टाइम है टी का कोई, तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, या टेंजेंट कीजिए, मान लो यह एंगल 30 दिया गया है हमें, 30 डिग्री का। ठीक है। तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, सीधे आप लिख दोगे tan 30। क्या लिखोगे? tan 30 यानी 1/√3। और अगर मान लो कि इसका स्लोप क्वेश्चन में गिवन होता ऐसे कि यह एंगल 60 डिग्री का है, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी जो होता, सीधे आप निकालते एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो यह आपको सीधे मिल जाता क्या, tan 60 स्लोप ऑफ सेकंड। इसे सेकंड किसको कहा जाएगा, ए बी के लाइन ज्वाइनिंग को। स्लोप ऑफ सेकंड जो है आपको एवरेज वेलोसिटी दे देता tan 60, यानी कि √3 मीटर पर सेकंड, जो भी इनकी फीट है। ओके। तो यह है डिफरेंशिएशन का यूज। हाँ देखो, सम फॉर्मूलाज यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, एक्चुअली जो भी फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ इन सभी फॉर्मूलों को मैथमेटिक्स में डेराइव किया जा सकता है। तो चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तभी उन फॉर्मूलों को डेराइव नहीं करूंगा, आपके मैथ्स टीचर उसको डेराइव करके दिखा देंगे। ठीक है। क्या है फॉर्मूले, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। पहला जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, d/dx x⁴n इज इक्वल टू n इंटू x⁴n−1। सेकेंड है d/dx c इज कांस्टेंट टर्म, यह जीरो होता है, वेयर c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, यह क्या है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, समझे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तीसरा है कि अगर मान लो वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी d/dx c इंटू x⁴n इंटू डी x⁴n है, तो फिर ऐसे में यह c जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेते हैं, फिर ये n इंटू x⁴n−1 लिखा जाता है। फोर्थ, d/dx e⁴x, ई समझते हो, एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज हमको मैथ में मिलती है ना, एक्सपोनेंट कहा जाता है इसको। इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन करने से e⁴x ही आती है, और एक्चुअली ई की जो वैल्यू है ये होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल,
प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश 1, जितना भी है ना इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? 1+1/1 प्लस 1/2 × 1 प्लस 1/3 × 2 × 1 प्लस डैट डैट डैश, और पूरा सॉल्व करने से आता है 2.71, याद रखना। ठीक है, चौथा फॉर्मूला, पांचवा जो फॉर्मूला है ये है d/dx log x बेस ई, है ना, इसको नेचुरल लॉ कहा जाता है। ये होता है 1/x। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये सब मिल जाएंगे फॉर्मूले आपको। सिक्स्थ है d/dx साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। सेवेंथ है d/dx cos x that is minus sin x। एट्थ है d/dx tan x that is sec square x। नाइन्थ है d/dx cot x that is minus cosec square x। टेंथ है d/dx sec x equal to sec x into tan x। और इलेवेंथ है d/dx cosec x इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं। आप चाहो तो इनको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। ओके, फिजिक्स में यही मेनली यूज होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं यूज होने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो इनवर्स वाले फंक्शन के हैं जो एडवांस के लिए यूज होते हैं, तो आप तब तक मैथ्स में कर चुके रहो। हाँ, रूल्स यूज इन डिफरेंशिएशन देखो। यूज इन डिफरेंशिएशन। पहला रूल है सम और डिफरेंस रूल। इसका मतलब है d/dx, जैसे मान लो कि कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x) प्लस gx। ठीक है जी, तो हमें निकालना है d/dx dy/dx। तो d/dx y को हम रख देंगे f(x) प्लस gx and this is equal to d/dx f(x) प्लस d/dx gx। ओके, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस। यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ऐसे एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूं कि y इज इक्वल टू जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 है, हमें निकालना है dy/dx। तो लिखेंगे क्या, d/dx 2x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि ये तीन फंक्शन का सम है। तो फिर लिखेंगे d/dx तीनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन, यानी 2x³ प्लस d/dx 5x प्लस d/dx 6। तो देखो आप 2x³ का हो जाएगा 2 बाहर, फॉर्मूला लगाया 3 × x⁻³ प्लस इसमें 5 बाहर, फॉर्मूला लगाया 1 × x⁻1 - 1, और यहाँ पे क्या है 0। तो आएगा क्या 6x² प्लस 5, यह आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू
एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, लिखोगे y की वैल्यू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज क्या होगा, ये लिखोगे सेकेंड फंक्शन g ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। ओके, यानी कि सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, मान इस तरह से है, तो यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो dy अपॉन dx जब हम लिखेंगे तो ये होगा कितना, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, यह आ जाएगा आंसर। ओके, नोट कर लो। थर्ड है डिवीजन रूल। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू गिवन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, तो dy अपॉन डी एक्स अगर निकालना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो डिनोमिनेटर यानी g ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर f ऑफ x माइनस न्यूमिनेटर f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर g ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी g ऑफ x का स्क्वायर। ओके, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवीजन रूल। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू मान लो है एक्स क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10x, तो dy अपॉन dx जब हम करेंगे तो यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 10x, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर यानी d अपॉन dx एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस न्यूमिनेटर यानी एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 10x होल डिवाइडेड बाई 10x का स्क्वायर। आएगा क्या, इस 10x को ऐसे ही छोड़ दो, 10x इंटू इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec² x और होल डिवाइडेड बाई 10² x, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व करना होता है लेकिन आप इतना भी निकाल के छोड़ दो तो काम चल जाएगा। जनरली अभी हम लोगों को मेथड समझना है। और जो लास्ट रूल है वो है प्रोडक्ट, सॉरी चेन रूल, जो लास्ट रूल है वो है चेन रूल डिफरेंशिएशन का। तो मैं चेन रूल भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर देना चाह रहा हूं। देखो चेन रूल, अगर y इक्वल टू, सपोज करो कि हमें फंक्शन दिया गया है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन dx इज सेम एज dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, समझे।
चेन रूल का मतलब ये है, dy अपॉन dx के साथ में एक थर्ड फंक्शन भी, थर्ड कोई फंक्शन है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 3/2। एक बात ध्यान दो, चेन रूल कहाँ लगाते हैं? जहां पे कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता है डिफरेंशिएशन में, वहां पर हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चेन रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है कि किसी एक्सप्रेशन के ऊपर पावर हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है? dy अपॉन dx। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे, इस स्टेप पे ध्यान देना, d अपॉन डी एक्स। वाई की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे y की, 2x² प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 3/2, है ना। अब क्या है कि इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमको पावर 3/2 करना आता नहीं है। तो ऐसे में हम इस तरह से एज्यूम कर लेंगे कि लेट 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू यू, इसको यू मान लिया जाए। तो क्या मिलेगा? तो यह जो टर्म होगा ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स u टू द पावर 3/2। समझे? u टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये u है तो नीचे du होना चाहिए, ऊपर x है तो नीचे dx होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, तो हम इसको जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? d अपॉन डी यू, फोर्सफुली हमने du नीचे लिख दिया और इस u को ऐसे लिख दिया u टू द पावर 3/2। ठीक है, तो चूंकि हमने du नीचे लिखा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du से, अपॉन dx यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, तो देखो क्या आया, इज इक्वल टू, यह यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। यदि 3/2 इंटू यू टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 3/2 इंटू यू टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब यू की वैल्यू पुट कर दो आप, तो 3/2 इंटू यू की जो वैल्यू है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये यू की वैल्यू है, टू द पावर 1/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ओके, तो देखो क्या मिला आपको। आगे फिर हम सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 5 टू द पावर 1/2 इंटू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4x प्लस 3। इसी को छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया। सॉल्व करना हो तो इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद यही था। बाकी इसके आगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, आइडेंटिटी लगाओ, जो भी करना है वो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के रूल्स यूज होते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। आज की क्लास में मैंने यह बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर।